हे गाइस, दिस इज मोहित चौबे एंड यू आर वाचिंग नॉलेज ब्रूक। नॉलेज ब्रूक में हम मध्य प्रदेश स्पोर्ट्स के टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं और मध्य प्रदेश स्पोर्ट्स के टॉपिक में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के स्पोर्ट्स से जुड़े कुछ फिलहाल के जो करंट अफेयर्स हैं उनसे रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में। तो यहाँ पे कुछ मुख्य बिंदु हैं जो हम कवर करने वाले हैं। जैसे मध्य प्रदेश के जो खिलाड़ी हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की जो 5 महिलाएं हैं जिन्होंने अर्जुन पुरस्कार विजय या अर्जुन पुरस्कार जीता है, उनके विषय में चर्चा करेंगे। नाम इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये मुख्य रूप से महिलाओं के विषय में है। तो उसके बाद है नवीन खेल नीति जो 2005 में लाई गई थी। तो इसको अभी तक नवीन खेल नीति माना जाता था। हमने पिछले वीडियोस में बाय मिस्टेक बोल भी दिया था कि नवीन खेल नीति 2005 में लाई गई, और उसके बाद जो सबसे लेटेस्ट खेल नीति है वो 2019 में आई है, मार्च 2019 में। खैर, ये बात ज़रूर है कि जो 2019 की खेल नीति है ये कांग्रेस सरकार द्वारा लाई गई और 2006 में कुछ प्रावधान किए थे गवर्नमेंट ने, जिनको ओवरकम करके या जिनको सब्स्यूम करके ये नवीन खेल नीति 2019 की लाई गई। तो हो सकता है कि अब वापस से बीजेपी गवर्नमेंट है तो 2019 की जो खेल नीति है उसमें कुछ संशोधन करे। उसके बाद व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के संबंध में कुछ प्रावधान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं उनके लिए किए गए हैं। राज्य में 6 नई अकादमियाँ प्रस्तावित हैं, तो उनके विषय में भी जानेंगे कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी अकादमी प्रस्तावित हैं। बहुत सारी बन भी गई हैं, लेकिन इनका प्रस्ताव के बारे में जानकारी है जो हमने पीछे कवर नहीं की है, तो हम डिस्कस करेंगे। फिर 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 13-14 से लेकर 16-17 के दौरान मध्य प्रदेश में चली है, इसमें कुछ प्रावधान लाए गए थे खेल से संबंधित। कुछ बजट खेल के लिए लाया गया था, उस पर हम चर्चा करेंगे। खेल से संबंधित है इसलिए उसको यहाँ रखा गया है। चलिए, सबसे पहले क्रिकेट खिलाड़ियों की बात करें तो इनमें आते हैं। सबसे पहला नाम मुश्ताक अली, काफ़ी मशहूर नाम है। CK नायडू, जिनके सहयोग से ग्वालियर में इंदौर में क्रिकेट काउंसिल की स्थापना की गई थी, होलकर क्रिकेट काउंसिल। उसके बाद चंदू सरवटे, फिर आते हैं हीरा लाल गायकवाड़, फिर आते हैं नरेंद्र हिरवानी, फिर अभय खुराशिया, और भी नाम है। अगला नाम है राजेश चौहान, फिर आती हैं संध्या अग्रवाल, फिर राजेश्वरी ढोलकिया, फिर विंदेश्वरी गोयल, फिर सुखदा निगुनकर, और फिर एक और महत्वपूर्ण नाम ईश्वर पांडे। तो ये बहुत से महत्वपूर्ण नाम है। मतलब मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में जो ज़्यादातर खिलाड़ी हुए हैं वह क्रिकेट के ही हुए हैं और उन्हीं से संबंधित ये हमने कुछ नाम डिस्कस किए। आगे हॉकी खिलाड़ियों की बात करें, सबसे पहला नाम आता है किशन लाल जी का। उसके बाद शंकर लक्ष्मण, नाम सुना ही होगा। उसके बाद असलम शेर खान, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। शिवाजी पवार जी, फिर इनाम उर रहमान जी, फिर सैयद इमरान अली जी और NC यादव। ये महत्वपूर्ण नाम हैं जो हॉकी से थे। कुश्ती की बात करते हैं हम, पप्पू यादव, नाम से ही पहलवान लग रहे हैं ये। कृपा शंकर पटेल, रामचंद्र, NP यादव और दयाल यादव। ये कुछ कुश्ती खिलाड़ी हैं मध्य प्रदेश के, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। बहुत ज़्यादा नाम नहीं हैं, और भी कुछ नाम हैं जो हम अपडेट कराते रहेंगे। फिर खो खो खिलाड़ियों की बात करें तो नीलिमा चंद्रकांता सरोलकर, सुषमा सरोलकर, अमृता तिवारी, अपर्णा तिवारी और पंकज देश पांडे। फिर हम बैडमिंटन के खिलाड़ियों की बात करेंगे। बैडमिंटन खिलाड़ियों में सरोजिनी आप्टे, सीमा भंडारी, पार्थो गांगुली, और फिर टेबल टेनिस के खिलाड़ियों की बात करें, टेबल टेनिस खिलाड़ियों रीता जैन, जाल गोदरेज, रिंकू आचार्य। जाल गोदरेज जी का नाम टेबल टेनिस में काफ़ी प्रख्यात है, नाम नहीं भूलेंगे और याद रखेंगे। हैंडबॉल के खिलाड़ियों की बात करें, गुरदीप सिंह, सबाना कुरैशी, गुरदीप कौर और ढिल्लन। गुरदीप कौर ढिल्लन है इनका पूरा नाम, माफ़ करें ये नीचे आ गया है सरनेम इनका। चलिए, उसके बाद हम तैराकी के खिलाड़ियों की बात करें जिसमें बजरंगी प्रसाद, सोलन सिसोदिया, और फिर जूडो के खिलाड़ी जिसमें नाम आता है श्रद्धानंद यादव का, कमला रावत का, परिणीता विश्वकर्मा का। फिर आते हैं मध्य प्रदेश की 5 महिलाएं जिन्होंने अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया। बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, याद रखेंगे। 5 के नाम अगर याद हो जाते हैं तो बहुत ही बेहतर होगा। सबसे पहले श्रीमती सुनीता चंद्रा, हॉकी भोपाल से संबंधित हैं, ये हॉकी खेलती थी ये। श्रीमती सुषमा गोलवकर, खो खो इंदौर से संबंधित हैं, ये खो खो खेलती थीं। फिर नीलिमा पोक्षे,
खो खो खेलती थी ये। सुश्री संध्या अग्रवाल, ये क्रिकेट खिलाड़ी हैं, अभी हमने पीछे देखा, इनका नाम याद रखेंगे। मधु यादव हॉकी खिलाड़ी हैं। तो ये 5 ऐसे मध्य प्रदेश के महिला खिलाड़ी जिन्होंने जो ये अवार्ड जीता मध्य प्रदेश के लिए, यह अर्जुन पुरस्कार काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर हम नवीन खेल नीति जो 30 जून 2005 को लाई गई उस पर हम चर्चा करेंगे। और अभी तक ये माना जाता था कि सबसे लेटेस्ट जो मध्य प्रदेश की खेल नीति है ये 30 जून 2005 को ही लाई गई, लेकिन फिलहाल 2019 में एक और खेल नीति की घोषणा हो गई है। और नवीन खेल नीति 2005 के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन पर हम एक बार चर्चा करें। अधोसंरचना का विकास मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात इस नीति में रखी गई थी। फिर खिलाड़ियों की पहचान एवं प्रशिक्षण, मतलब जितने भी खिलाड़ी हैं उनको कुल मिला के इनकी स्क्रीनिंग करना, उनकी पहचान करना और उनको प्रशिक्षण देना। फिर आते हैं राज्य स्तरीय खेल संघ एवं संस्थाओं से समन्वय, मतलब जितने भी खेल संघ हैं और संस्थाएं हैं उनका एक समन्वय, उनका एक इंटीग्रेशन जरूरी होता है, ताकि हर तरीके का या हर विधा का खिलाड़ी अपनी जो विधा है या अपने जो खेल है उसमें अपने आप को निखार सके। फिर आएंगे हम चिन्हित खेलों को बढ़ावा देना, मतलब कुछ खेलों को चिन्हित किया गया और जिन खेलों को चिन्हित करके बढ़ावा देने की आवश्यकता भी थी तो उनको बढ़ावा देने की बात भी यहाँ पर रखी गई। फिर बात आएगा शिक्षा एवं खेलों में सामंजस्य। तो शिक्षा और खेल में सामंजस्य बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी खेल के लिए, कि व्यक्ति खेले और उसके बाद उसकी शिक्षा भी पूरी हो, शिक्षा में किसी प्रकार के अवरोध ना हो और व्यक्ति या कोई भी खिलाड़ी इस वजह से खेल से दूर ना हो कि शिक्षा के डर से, या अगर वो पास नहीं कर पाएगा उसको जॉब मिलेगी कि नहीं। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान रखने का थोड़ा सा प्रयास किया गया है। खिलाड़ियों को प्रोत्साहन एवं पुरस्कार, बिल्कुल प्रोत्साहन और पुरस्कार से लोगों का जो रुझान है वो अपने खेल के प्रति और बढ़ जाता है और लोग और ज़्यादा मेहनत से अपने खेल के प्रति समर्पित रहते हैं। फिर प्रशिक्षक, निर्णायक एवं तकनीकी अधिकारियों का प्रशिक्षण एवं विकास, जितने भी प्रशिक्षक होते हैं, जितने भी ट्रेनर्स होते हैं, जितने भी जजेस होते हैं और तकनीकी अधिकारी होते हैं जो भी टेक्निकल नॉलेज से संबंधित काम करते हैं स्पोर्ट्स में, तो उनके भी प्रशिक्षण का विकास बहुत ही ज़रूरी था, तो उस पर ऊपर भी चर्चा की गई है। फिर खेलों के लिए संसाधनों का सृजन, मतलब जितने ज़्यादा रिसोर्सेज डेवलप किए जा सकें कि स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करके, उन सुविधाओं को यूटिलाइज़ करके अपनी जो विधा है, अपनी जो कला है उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रदर्शन कर सकें। फिर आते हैं जल क्रीड़ा एवं साहसिक खेलों का विकास, मतलब ऐसे खेल जो ट्रेडिशनल नहीं हैं या कन्वेंशनल नहीं हैं, जिनका बहुत ज़्यादा अभी तक प्रचलन नहीं था, उनको विकसित करने का भी यहाँ पर काम किया गया है। मतलब यहाँ पर रखा गया है, ये इनके प्रावधानों में इनलिस्ट किया गया है कि इन सब चीज़ों को भी विकसित करना है। ये 30 जून को लागू हुई 2005 में। अब व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश, अब एक और मुद्दा आता है कि जो बालक हैं, तो जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं उनकी लाइफ क्या है, उनको आगे स्पोर्ट्स के बाद अगर उनको एजुकेशन में क्या प्रावधान है, तो वहाँ भी कुछ प्रावधान रखे गए हैं। तो व्यावसायिक महाविद्यालय जैसे कि मतलब जितने भी व्यावसायिक कॉलेज या वोकेशनल कॉलेजेस होते हैं, इंजीनियरिंग कह लो, हम मेडिकल कॉलेजेस कह लो एक्सेट्रा, तो ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने अधिकृत राष्ट्रीय जूनियर या सीनियर स्तर पर, मतलब जितने भी राष्ट्रीय स्तर के जूनियर या सीनियर टूर्नामेंट्स होते हैं उनमें अगर मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया है और पिछले 3 वर्षों के दौरान इनका जो है देखा जाएगा प्रदर्शन, बहुत पुराना प्रदर्शन नहीं देखा जाएगा, कम से कम करेंटली 3 वर्ष तक, तो स्वर्ण, रजक अथवा कांस्य पदक जीते हैं और वहाँ पर ये, तो उनको जो उनके प्राप्तांक हैं, जो उनको अंक मिले हैं, उसमें एडमिशन के लिए 10, 6 और 4% का जो अधिभार है या कंसेशन है वो प्रदान किया जाएगा। मतलब अगर एक एडमिशन के लिए किसी को 50 मार्क्स चाहिए थे और इन्होंने 48 मार्क्स लाए हैं ये, तो इनको अगर इनने कांस्य, स्वर्ण मतलब गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज मेडल जीता है तो 10, 4 या 6, मतलब अगर गोल्ड जीता है तो 10 मार्क्स तक का एक्सटेंशन मिल जाएगा, सिल्वर जीता है तो 6 मार्क्स तक का या 6% तक का, और अगर इन्होंने कांस्य या ब्रॉन्ज मेडल जीता है तो 4 मार्क्स तक का या 4% मार्क्स का एक्सटेंशन मिल जाएगा, और हो सकता है इतने में ही उनका सिलेक्शन हो जाए। तो इन सब बातों का ध्यान रखा गया है कि उनको वोकेशनल जो स्कूलिंग है या वोकेशनल कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन मिल सके, और यह लाभ केवल एक बार दिया जाएगा। मतलब अगर आप बीएससी कंप्लीट करने जाते हैं और आपको बीएससी में ये लाभ मिल गया तो डेफिनेटली वैसे ही 3 साल हो जाते हैं कंप्लीट करते करते, लेकिन आप ऐसा है कि बीच में डिग्री छोड़ के कहीं और किसी और कॉलेज में या किसी और वोकेशन में एडमिशन लेना चाहते हैं, एक्चुअली बीएससी के लिए नहीं था, इंजीनियरिंग या मेडिकल जो भी वोकेशनल कॉलेजेस हैं, तो एक बार आपने अगर इसका यूज़ कर लिया तो आप उस अपॉर्चुनिटी को दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा आप एक से दूसरी बार भी अगर प्रदर्शन करते हैं तो भी शायद आप, चलिए, राज्य में 6 नई अकादमियाँ प्रस्तावित की गई।
तो सबसे पहले इंदौर में टेबल टेनिस के लिए एक एकेडमी को प्रस्तावित किया गया। उसके बाद भोपाल में एथलेटिक्स और तैराकी के लिए, स्विमिंग के लिए एकेडमी प्रस्तावित की गई। जबलपुर में वेट लिफ्टिंग, भारोत्तोलन, उसके बाद तीरंदाजी, आर्चरी और साइकिलिंग, वाइस की ये 3 एकेडमीज़ हैं इनको प्रस्तावित किया गया। और उज्जैन में मलखम्ब एकेडमी, उज्जैन के लिए फेमस है ही। मलखम्ब जो गेम है उज्जैन से ही रिलेटेड है। हमने मलखम्ब एकेडमी के बारे में तो पहले भी बात की थी। तो हम याद रखेंगे कि टेबल टेनिस जो क्या है इंदौर में, भोपाल में एथलेटिक्स, ये 2005-6 की खेल नीति है उसके दौरान प्रस्तावित किया गया था, एथलेटिक्स और तैराकी। जबलपुर में वेट लिफ्टिंग, तीरंदाजी और साइकिलिंग, और उज्जैन में मलखम्ब एकेडमी। फिर 12वीं पंचवर्षीय योजना जो 2013-14 से आई थी, जो 2016-17 तक रहती है, इसमें योजना पर 28 करोड़ 87 लाख रुपए व्यय अनुमानित था। इस योजना में क्रियान्वयन के लिए फिटनेस ट्रेनर, मतलब जो भी स्पोर्ट्स से संबंधित इसका इन्वेस्टमेंट था, फिटनेस ट्रेनर, साइकोलॉजिस्ट, मतलब जो भी स्पोर्ट्स प्लेयर हैं उनको कई बार साइकोलॉजिकल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है। फिर फिजियोथेरेपिस्ट, कभी मोच हो गई, कोई स्ट्रेन आ गया बॉडी में, उसके लिए फिजियोथेरेपिस्ट, और मसाजर, मतलब बॉडी रिलैक्स करे, और इन सब चीज़ों के लिए तो बहुत ज़्यादा बताने की आवश्यकता है नहीं। तो जितने भी एक पर्सन को फिट एंड हेल्दी रखने के लिए, मतलब फिजिकली एंड मेंटली जितने भी प्रोफेशनल्स लगेंगे, उन सब के अपॉइंटमेंट की व्यवस्था इस जो भी योजना थी 12वीं पंचवर्षीय योजना, इसमें रखी गई थी। इससे नए व्यवसाय भी सृजन होंगे, मतलब वोकेशनल जो ग्रोथ है मध्य प्रदेश की, मतलब नए नए एम्प्लॉयमेंट डेवलप होंगे, और लोगों का इंटरेस्ट भी जाएगा कि हम फिजियोथेरेपी का कोर्स करें या साइकोलॉजी या साइकोलॉजिस्ट बने, इस तरीके से। अब नवीन खेल नीति 2019 जो रिसेंटली आई है, उसमें कुछ मुख्य प्रावधान हैं। राष्ट्रीय स्तर खेल प्रतियोगिता में अगर कोई व्यक्ति स्वर्ण पदक लाता है और मध्य प्रदेश का निवासी है और खेल अकादमियों में प्रशिक्षण लिया है, तो उसको 5 लाख रुपए, या फिर खेल अकादमी में मध्य प्रदेश की प्रशिक्षण लिया है तो 5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। इसके अलावा सरकार ने 2006 में जो हम प्रावधानों की बात कर रहे थे, कुछ जो भी बनाए गए थे प्रावधान या नियम, उनको शिथिल कर दिया और 2019 के नियम लागू करने की बात की। याद रखेंगे कि तो 2019 में, जो ये मार्च 2019 में लाई गई, लगभग 11 मार्च के आसपास की बात है, तो तब जो कांग्रेस गवर्नमेंट मध्य प्रदेश में बन के आई थी, उनका काम था ये, और उसके बाद वापस से बीजेपी गवर्नमेंट आ गई है, तो आगे हो सकता कुछ और अपडेट देखने को मिले, लेकिन फिलहाल तक जो नवीनतम या जो लेटेस्ट खेल नीति है वो 2019 की है। फिर हम बात करेंगे सामान्य और दिव्यांग खिलाड़ियों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, समानता रखी जाएगी। राष्ट्रीय रजत पदक, जो रजत पदक जीतेंगे राष्ट्रीय खेलों में, उनको लगभग 3,20,000 रुपये का जो राशि है प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी। वहीं कांस्य पदक जीतने वालों को 2,40,000 रुपये की राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी। वहीं हमने देखा कि जो ये था अपना राष्ट्रीय स्तर पे स्वर्ण पदक, उसमें 5 लाख रुपए मिल रहे हैं। वहीं कांस्य पदक और रजत पदक पे, तो रजत पदक पे देखें तो 3,20,000 और कांस्य पदक पे 2,40,000। तो हम स्वर्ण को बोलेंगे गोल्ड, रजत को बोलेंगे सिल्वर और कांस्य को बोलेंगे ब्रॉन्ज मेडल। याद रखेंगे ये पूरी सीक्वेंस। उसके बाद कुछ और चीज़ें हैं, जैसे अधिकृत राष्ट्रीय प्रतियोगिता स्वर्ण पदक। अधिकृत राष्ट्रीय प्रतियोगिता याद रखेंगे, वहाँ राष्ट्रीय प्रतियोगिता की बात हो रही थी, यहाँ अधिकृत राष्ट्रीय प्रतियोगिता की बात हो रही है। स्वर्ण पदक में 1 लाख, रजत पदक में 75,000 और कांस्य पदक में 50,000 रुपये देने की बात करी गई है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को उपकरण खरीदने के लिए, मतलब जब भी कोई खिलाड़ी है वह अपने सुविधा से संबंधित जो भी उपकरण उसको लगते हैं अपने स्पोर्ट्स, अपने गेम को डेवलप करने के लिए, तो 5 लाख रुपए तक दिए जा सकते हैं। और अगर किसी खेल में किराए के उपकरण लगते हैं कि आप किराए के उपकरण ले लीजिए और अपना काम कर लीजिए, तो उनको 2 लाख रुपये तक की व्यवस्था की गई है। वहीं अगर विदेश में कोई ट्रेनिंग लेना चाहता है तो 10 लाख रुपए उसको दिए जाएंगे, कि अगर कोई अच्छा खिलाड़ी है, मतलब जिसमें पोटेंशियल है कि वो ओलंपिक जैसे गेम्स में या भारत का कहीं बड़े स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व कर सकता है और मध्य प्रदेश का खिलाड़ी है, मध्य प्रदेश का गौरव भी बन सकता है, तो उसके पोटेंशियल को देखते हुए 10 लाख रुपये तक की राशि उसको दी जा सकती है। लेकिन पहले उसको अपनी काबिलियत साबित करनी होगी। और देश में ट्रेनिंग के लिए अगर कोई व्यक्ति देश में ही ट्रेनिंग लेता है तो प्रावधान, मतलब पूरी कंडीशन सेम है, और 1 लाख रुपये तक की सुविधा, 1 लाख रुपये तक की सहायता उसको प्रदान की जा सकती है। बहुत सारे लोगों का एडवेंचर होता है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना है, तो अगर मध्य प्रदेश का कोई व्यक्ति माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए इच्छुक है तो उसको 15 लाख तक का जो सहायता है वो प्रदान की जा सकती है। और क्योंकि अब ये जो माउंट एवरेस्ट है वह नेपाल और चीन की रॉयल्टी के अंतर्गत आता है, नेपाल और चीन की जो सीमा है उसके आसपास आता है, तो इनको रॉयल्टी पे करनी होती है। तो ये 8 लाख रुपए की जो फीस है यह पहले दे दी जाएगी। तो
ये था आज का टोटल डिस्कशन और उम्मीद करते हैं, चलिए एक चीज़ थोड़ी सी रह गई, राज्य में 6 नई अकादमियाँ जो हैं हम उनको मैप पर एक बार देख लें। वैसे ही हमारा कल्चर है कि हम जब भी यहाँ नॉलेज ग्रुप पर कुछ भी पढ़ते हैं तो मैप पर ज़रूर एक बार देखते हैं। हाँ, एक बार और बोलूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो उसकी PDF आपको प्राप्त हो सके। चलिए तो देखें हम सबसे पहले उज्जैन में मलखम्ब अकेडमी प्रस्तावित की गई। उज्जैन आप लोकेशन देख सकते हैं, धार, इंदौर, देवास, आगरमालवा, शाजापुर, रतलाम से घिरा हुआ है। अगला नाम आता है हमारा इंदौर का। तो इंदौर में टेबल टेनिस अकेडमी प्रस्तावित की गई थी और इंदौर की लोकेशन हम देखें तो धार, उज्जैन, देवास और खरगोन से घिरा हुआ है। ये पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्र में आता है। उसके बाद जो अगली अकेडमी थी वो जबलपुर में। तो जबलपुर में जो मुख्य अकेडमीज़ हैं जो हैं वेट लिफ्टिंग, तीरंदाजी और साइकिलिंग, तो ये मुख्य रूप से यहाँ प्रस्तावित की गई। तो वेट लिफ्टिंग, भारोत्तोलन, तीरंदाजी, आर्चरी और साइकिलिंग तो आप जानते ही हैं। जबलपुर घिरा हुआ है हमारे दमोह, कटनी, मंडला, सिवनी और नरसिंहपुर से, और जबलपुर लगभग पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में आता है। अगला है भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी, जो कि सीहोर, रायसेन, विदिशा, गुना, राजगढ़ से घिरा हुआ है, और यहाँ पे एथलेटिक्स और तैराकी मतलब स्विमिंग से संबंधित अकेडमी इसको प्रस्तावित किया गया है। तो ये था हमारा अब टोटल डिस्कशन, और उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा डिस्कशन काफ़ी रोचक लगा होगा, और जो महत्वपूर्ण करंट से जो टॉपिक्स हैं वो हमने यहाँ पर कवर करने का पूरी कोशिश की है। जो भी कुछ फैक्ट छूट गए हैं या जो भी आप कुछ नए फैक्ट जानते हैं, आप कमेंट में लिख सकते हैं, हमें बता सकते हैं। तो देखते रहिए नॉलेज ब्रूक और पार्टिसिपेट करते रहिए, और अच्छा लगता है अगर आपको ये लेक्चर तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।